नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रत्येक प्राणी के अंदर कुछ न कुछ आप ऐसी चीजों को देखते हैं जो उसे सिखाई नहीं जाती, वह स्वतः उन कार्यों को कर लेता है। जैसे भय है, घृणा है, किसी भी चीज को लेकर के उसके मन में कोई ईर्ष्या का भाव है, ये सब कहाँ से आते हैं? यानी ये सब नेचुरल चीजें होती हैं जो जन्मजात होती हैं। बस अंतर यही होता है कि वह जन्म के समय भी प्रकट हो जाती हैं या जैसे हमारे शरीर का विकास होता रहता है, बुद्धि का विकास होता रहता है, उसी तरह से वे भी विकसित होती शुरू हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ सहज क्रियाएं होती हैं, जिसमें मूल रूप से हम मैकडूगल का नाम लेना चाहेंगे कि मैकडूगल ने कुछ मूल प्रवृत्तियों को बताया है। यानी मूल प्रवृत्तियां जिसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट्स, और कुछ होती हैं सहज क्रियाएं। दोनों में अंतर है थोड़ा सा, जिसके हम रिफ्लेक्स एक्ट कहते हैं। यानी मूल प्रवृत्तियां और सहज क्रियाएं, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? यह मानव में या समस्त प्राणी में, जितने भी संसार में प्राणी हैं, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण जन्मजात पाए जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें उनके अंदर स्वाभाविक क्रियाओं के रूप में होती हैं, सहज क्रियाओं के रूप में होती हैं, जिसके आधार पर वह अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो सहज क्रियाएं होती हैं वह बिना बताए, यानी बिना किसी बुद्धि के, बिना किसी पढ़ाई या लिखाई के, वह बालकों के अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है। एक प्रकार से अगर हम इसको थोड़ा सा धर्म में भी ले जाएं तो आप देखेंगे वहां पर जो चीजें वर्णित की गई हैं उसमें यही कहा जाता है कि मरने के बाद उस व्यक्ति का पुनः जन्म होता है, लेकिन उसने जो उस जन्म में कर्म किया रहता है उसी के आधार पर वे कर्म उसके वासना के रूप में वासित रहते हैं, पहले से संचित रहते हैं, और अगले जन्म होने पर वे सारी चीजें जैसे उद्दीपन मिलता है, जैसे उस विषय का प्रसंग मिलता है, वे जागृत होना शुरू हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब से मानव या प्राणी की संरचना इस ब्रह्मांड में हुई है, तब से आज तक ये देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भय होता है, कुछ ना कुछ घृणा होती है, कुछ ना कुछ द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, उसके अंदर कामुकता होती है, उसके अंदर हास का भाव होता है, उसके अंदर करुणा का भाव होता है, दया परोपकारिता। ये सारे भाव जो हैं आखिर कहाँ से आते हैं? यानी ये सारी चीजें उसके अंदर जन्मजात हैं, जिसको एक माता पिता, एक समाज, शिक्षक, राष्ट्र आदि के समुचित विकास करने के लिए एक जिम्मेदारी जो दी जाती है, उस जिम्मेदारी के तहत हम उनकी उन मूल प्रवृत्तियों को केवल जागृत करते हैं, उसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की सोचने की शक्ति होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करने की तकनीकी होती है। इसलिए हमें उन्हीं को पहचानना है, उन्हीं को जान करके हमें उन्हें सही दिशा में उसको लगा देना है। बस शिक्षक का ही कर्तव्य होता है उनकी मूल प्रवृत्तियों को समझे, उनके जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको समझे, उनकी तरफ जो सहज क्रियाएं होती हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई गर्म चीज हो, हाथ पर अभी उसको स्पर्श कराया जाए, क्या व्यक्ति उस गर्म चीज को जल रही है तो उसको ऐसे पकड़े रहेगा? नहीं, वह तुरंत अपने हाथ को हटा लेगा। एक सहज क्रिया है। अभी पैर के तले में गुदगुदी लगाई जाए, गुदगुदाया जाए, तो क्या वो उसी तरह से पैर को फैलाया रहेगा? नहीं, वो सिकोड़ देगा। तो ये सब चीजें जो हैं, जैसी हमारे मन में रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से उसका जो क्रियाएं होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, वो दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम सहज क्रिया कहते हैं। इसी तरह से जो मूल प्रवृत्ति होती है, जैसे व्यक्ति को प्यास लगी है, प्यास लगने पर जो प्यास चालक होता है वो ड्राइव होता है, आगे बढ़ता है, और व्यक्ति पानी की खोज के लिए आगे बढ़ जाता है। भूख लगती है, भोजन का अन्वेषण करता है, उसके अंदर क्रोध आता है, वो लड़ाई झगड़ा के लिए सोचने लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, किसको मारूं पीटूं।
तो ये सारी चीजें जो भय के रूप में आती हैं, जो क्रोध के रूप में आती हैं, जो घृणा के रूप में आती हैं, जो वात्सल्य के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, ये सब क्या है? क्या पशु पक्षियों को सिखाया जाता है कि बच्चों की रक्षा करो? कौन सिखाता है? लेकिन ये चीजें उनके अंदर भी पहले से ही नेचुरल रूप में, जन्मजात रूप में वह विद्यमान होती हैं। इसीलिए समस्त प्राणी की बात हो रही है। समस्त प्राणियों में कुछ जन्मजात गुण होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसको वह सीखता नहीं है, बल्कि वह पहले से उसके अंदर विद्यमान रहता है और उसी के आधार पर वह अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है, संभव बनाता है। तो जो मूल प्रवृत्ति और सहज क्रियाएं होती हैं, आइए हम मैकडूगल के शब्दों में इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मूल प्रवृत्तियां व सहज क्रियाएं ये क्या होती हैं? इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्ट, जिसके विषय में सहज क्रिया सबसे पहले समझा जाए कि वे सब क्रियाएं जिनको हम यंत्रवत और बिना विचारे हुए करते हैं, सहज क्रियाएं कहलाती हैं। यानी सहज क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो यंत्रवत, जैसे किसी यंत्र को, किसी भी मोटर को आप स्विच ऑन कर दिए, वो चलता रहता है, उसमें किसी प्रकार कोई तब्दीली करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो रिफ्लेक्स एक्ट होती हैं, जो सहज क्रियाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? एक एकदम यंत्रवत होती हैं और बिना विचारे हुए उसको करते हैं। माने ऐसी क्रियाएं बिना विचारे, उसमें सोचना नहीं पड़ता मुझे करना क्या, वह स्वतः होना शुरू हो जाती हैं, वे सहज क्रियाएं कहलाती है। जैसे गर्म वस्तु का स्पर्श होने से हाथ का हटा लेना। अगर हाथ पर कोई गर्म वस्तु रखी जा रही है तो व्यक्ति क्या करता? हाथ को हटा लेता है। अभी बर्फ का टुकड़ा रख दो, ठंडा चीज, तो वो भी हटा लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सहज क्रिया है, इसके लिए कोई प्रशिक्षण देने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। आंख में कुछ गिर जाने से उसमें पानी निकलना, अभी आंख में कुछ गिर जाता है, क्या कोई बताता है पानी निकालो? नहीं, स्वतः हो निकलना शुरू हो जाता है, ये सहज क्रिया है। इसी तरह से पैर के तलवे को गुदगुदाने पर पैर को सिकोड़ लेना, यानी पैर का तलवा है उसमें भी गुदगुदी लगाओ, देखो वह पैर को सिकोड़ना शुरू कर देता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना, ये भी सहज क्रिया है। यानी कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह जीव जंतु हो चाहे मानव हो, अगर वह प्राणी रूप में है तो वह भी भोजन को देख करके, स्वादिष्ट भोजन है तो मुंह में पानी आ जाना, ये क्या है? स्वाभाविक या सहज क्रिया है। तो सहज क्रियाएं क्या होती हैं, इसके विषय में अब आप समझ गए होंगे। यानी जो क्रियाएं यंत्रवत चलती हैं, उसमें बिना विचारे, बिना किसी बुद्धि का प्रयोग किए वह स्वतः होती हैं, उसको हम सहज क्रियाएं कहते हैं। जैसे गर्म या ठंडा वस्तु शरीर के किसी अंग पर रखने पर व्यक्ति उसको हटाना शुरू कर देता है। आंख में कुछ गिर गया है, स्वतः पानी आना शुरू हो जाता है। भूख या प्यास लगी है, नहीं भी लगी है, तब भी स्वादिष्ट भोजन आज को देख करके मुंह में पानी आता है, खट्टा मीठा इत्यादि का नाम लेने से पानी आ जाता है। क्या है? यही सहज क्रियाएं होती हैं। इसी तरह से पैर में गुदगुदाना है, अगर आप तले में गुदगुदा रहे हैं तो आप प्राणी अपने पैर को सिकोड़ता है, खींचता है, ये भी उसकी सहज क्रिया है। इसमें किसी प्रकार की विचार नहीं करता है, वह तत्काल बहुत तीव्र गति से हो जाती है, जिसको हम सहज क्रिया कहते हैं। अब देखिए, सहज क्रिया एक साधारण, स्वाभाविक और स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया है। सहज क्रिया क्या है? यानी यह एक साधारण है, स्वाभाविक है और स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया है। यानी जिसके लिए हमें किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, वह बालक उसको स्वयं करता है, वह प्राणी उसको स्वयं करता है। इसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है। यानी बुद्धि का प्राय है कि तो केवल मानव में पाई जाती है, लेकिन अन्य जो जीव जंतु हैं उनके अंदर भी ऐसे गुण होते हैं। तो इसलिए सहज क्रिया का प्राय है, यानी यह स्वाभाविक, साधारण और स्वतः होने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें बुद्धि और विचार का कोई स्थान नहीं होता है, यह स्वतः होना शुरू हो जाती है, यंत्रवत होती हैं, इसलिए सहज क्रियाएं कहलाती हैं। अब आइए हम देखते हैं मूल प्रवृत्ति क्या होती है मैकडूगल का। इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स किसे कहते हैं? कहते हैं मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। अर्थात जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है ये परंपरागत होती है, माने वंशानुक्रम से आती रहती है, वंश परंपरा से चली आती रहती है, या जब से मानव या प्राणी इस संसार में आया तब से, या एक प्राणी से दूसरे प्राणी के अंदर
परंपरागत हो क्या स्थानांतरित होती हुई चली आ रही है। इसी को हम जन्मजात या मनोशारीरिक प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात मन और शरीर के द्वारा साइकोमोटर के द्वारा चलने वाली प्रक्रिया है जो प्राणी को किसी वस्तु को देखने, उसके पर ध्यान देने, अर्थात जिसके आधार पर हम किसी वस्तु को देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसे देखकर एक विशेष प्रकार का संवेगात्मक उत्तेजना अनुभव करने, यानी वो वस्तु है कैसी, भयावह वाली है कि आकर्षक हमें कर रही है, कि वह हमें कुछ बोलने के लिए, कुछ क्रिया करने के लिए कर रही है, इस प्रकार से उसके पर ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने, यानी उस चीज को देख करके एक विशेष प्रकार से जो हम एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उससे उस प्रक्रिया को करने, ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती हैं। अर्थात वह व्यक्ति उस वस्तु को देखकर, उस प्रकार के उद्दीपन को देख करके वह उस कार्य को करने के लिए उसके अंदर एक ऐसा संवेग उत्पन्न हो जाता है, एक ऐसा इमोशन उत्पन्न हो जाता है जिसको वह बाध्य हो जाता है, अर्थात उसको करना ही पड़ता है। जैसे भय है, क्रोध है, घृणा है, अगर आपको किसी चीज को दिखा करके डराया जा रहा है, एक छवि आपके मन में बन जाती है, जब भी आप उन चीजों को देखते हैं तो आपके अंदर एक संवेग भय का उत्पन्न हो जाता है और आप डरने लगते हैं, पलायन करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह से जो चीजें आपको अरुचिकर लग रही, नहीं अच्छी लग रही हैं, उन चीजों के विषय में बार बार आपको अगर उद्दीप्त किया जाता है तो क्रोध आता है, और जब क्रोध वाला संवेग उत्पन्न होगा तो आदमी लड़ाई झगड़ा, युद्ध इत्यादि करने के प्रयास में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिन चीजों में आपकी अरुचि है, जिसको देख करके आपके मन में घृणा का भाव आता है, अगर वह वस्तु आपके सामने लाई जाती है तो उससे आपकी निवृत्ति होती है, अर्थात उस चीज में आपकी अप्रियता बढ़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको आपको हटा देना चाहिए। इसी को हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। मूल प्रवृत्ति का अपराध है कुछ ऐसी क्रियाएं जिसको किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं, उसके विषय में व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होता है, उसके संवेग उत्पन्न होते हैं और उसी प्रकार से प्रक्रिया करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी को हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है इसकी विशेषताएं वास्तव में क्या है, इसकी जो क्वालिटीज हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टर्स हैं, और कैसे हैं। तो देखिए मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स की विशेषताएं, ये विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि हमने सहज क्रिया को समझा तो इसलिए मूल प्रवृत्तियों को भी समझना आवश्यक है। देखिए मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, अर्थात ये जन्मजात होती हैं, व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ साथ मूल प्रवृत्तियां भी उसके अंदर समाहित रहती हैं। भाटिया ने कहा है कि एक जात के प्राणियों में एक सी होती हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं एक जात के प्राणियों में एक समान होती हैं। जैसे मुर्गी द्वारा भूमि को कुरोदना, मुर्गी है, जीव जंतु प्राणी है, वो क्या करती पक्षी, अपने पैरों से भूमि को कुरोदती रहती है। अब चाहे वह कोई भी उस जात की हो, उस सब के अंदर मूल प्रवृत्ति होती है कि जमीन को कुरेदना। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का अधिक शांत रहना, जहां पर बालक और बालिका की बात आती है तो उनके अंदर भी एक मूल प्रवृत्ति होती है। बालक वहीं पर ज्यादा बोलता रहता है लेकिन बालिका वहां पर क्या करती है, शांत रहती है। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है, ये उसकी इंस्टिंक्ट्स है। जेम्स ने कहा है कि मूल प्रवृत्ति एक विशेष अवस्था में प्रकट होती है, यानी मूल प्रवृत्ति जन्मजात है लेकिन यह एक विशेष अवस्था में प्रकट होती है और धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। प्रकट भी होती है और धीरे धीरे वह अदृश्य हो जाती है। जैसे जिज्ञासा, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, या काम प्रवृत्ति, उसके अंदर जो कामना अर्थात कामुकता का भाव है, यह एक समय में जागृत होता है एक ऐसी अवस्था में, और फिर वही धीरे धीरे जब अवस्था बीतती जाती है तो वह समाप्त भी हो जाती है, अदृश्य भी हो जाती है। वैलेंटाइन ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जिन कार्यों को करने की प्रेरणा देती हैं, यानी मूल प्रवृत्तियां जिन कार्यों को करने की प्रेरणा देती हैं उनमें शीघ्र ही कुशलता आती है। अर्थात जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, अगर मूल प्रवृत्ति माने हमारी इच्छाएं, हमारे संवेग भी उसमें साथ देते हैं तो उस कार्य को हम बहुत ही तीव्र गति से सीख लेते हैं। लेकिन जिन कार्यों में नहीं कहा जाता कि मेरा मन नहीं लग रहा है, जिन कार्यों में प्रवृत्तियां अर्थात उसके जो संवेग हैं, अगर वे उसमें कार्य नहीं करते हैं, नहीं लगते हैं, तो उस कार्य को हम जल्दी सीख नहीं पाते हैं। झा ने कहा है सब मूल प्रवृत्तियां जन्म से जागरूक ना होकर
व्यक्ति की आय के साथ साथ विकसित होती हैं। अर्थात तमाम ऐसी मूल प्रवृत्तियां हैं कि जिसमें से कुछ तो जन्म के समय ही उत्पन्न हो जाती हैं और कुछ विशेष अवस्था के अनुरूप वह प्रकट होती हैं। जैसे संचय करने की मूल प्रवृत्ति, अर्थात किसी चीज को कलेक्ट करने की, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे उससे संबंधित जीवन की जो आवश्यकता हो, खान पान रहन सहन की, वो संचय की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रारंभ में नहीं होती है, लेकिन एक विशेष अवस्था में प्रकट हो जाती है और व्यक्ति संचय करना सीख लेता है। तो सीखा कहां से? क्योंकि मूल प्रवृत्ति उसके अंदर पहले से वह गुण मौजूद है। इसी तरह से मूल प्रवृत्तियों के साथ संवेग जुड़े रहते हैं, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर ये संवेग ना हो तो मूल प्रवृत्तियां आगे बढ़ नहीं सकती। अगर मूल प्रवृत्तियों में हम किसी भी प्रकार से उसको वहां से हटा देते हैं तो व्यक्ति एक तरह से वह संवेदनहीन हो जाता है, उसके अंदर किसी प्रकार की संवेदना नहीं रह जाती है। इसलिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप ही, उसके संवेगों के अनुरूप ही अगर हम ध्यान देकर के कार्य को करते हैं और उसका प्रशिक्षण देते हैं तो वह बालक उन चीजों को अच्छे ढंग से सीख लेता है और कार्य करने की अच्छी विधि उसके अंदर आत्मसात हो जाती है। कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से प्राणी लाभ उठाता है। जैसे मूल प्रवृत्तियों में जो उसके अनुभव होते हैं, जैसे जो चीजें उसे अच्छी लगती, रुचिकर लगती हैं, जिससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे उसके मन को संतोष होता है, जिससे उसे वात्सल्य की प्राप्ति होती है, ये सब मूल जो संवेग होते हैं, इस संवेगों के आधार पर उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, उसी के आधार पर उसका अनुभव आगे बढ़ता है, वह उस कार्यों को करने में समर्थ होता है। यही से कहा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से प्राणी लाभ उठाता है। मूल प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती, इनमें संशोधन होता है। अर्थात मूल प्रवृत्तियां जो जन्मजात होती हैं ये नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि इसमें और जिसे हम कहते हैं संशोधन करना, परिमार्जन करना, इसमें और अधिक चीजों को ला करके उसे और सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाता है। मूल प्रवृत्तियां चरित्र निर्माण करने के लिए कच्चा माल है, अर्थात या एक रॉ मटेरियल है। मूल प्रवृत्तियां क्या है? व्यक्ति के अंदर जन्मजात है, लेकिन वे एक रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में है, और शिक्षक इस कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके ही चरित्र व व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। अर्थात जो शिक्षक है उसका यही परम कर्तव्य है, उसका परम यही ध्येय होना चाहिए कि वह उसकी मूल प्रवृत्तियों को, उसके संवेगों को देखते हुए, उसके इमोशंस को देखते हुए, उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए वह उस कच्चे माल को, उस संवेग को, उसे वास्तविक अर्थात एक पके हुए मटेरियल के रूप में बदल देना, जिससे वह अपने जीवन को सार्थक बना सके। जो कुछ वह सीखना चाहता है वह उसको अच्छी तरह से सीख सके और कर सके। अब हम आते हैं कि मूल प्रवृत्तियां वास्तव में एक कितनी होती हैं। तो तमाम लोगों ने मूल प्रवृत्तियों के विषय में बहुत कुछ व्याख्या किया है, लेकिन जो एक ऑथेंटिक चीजें होती हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो एक प्रमाणित चीज है, वह मैकडूगल के द्वारा बताई जाती है। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताया है। ये 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित उसके 14 संवेग बताए गए हैं। ये संवेग क्या है और ये मूल प्रवृत्तियां क्या है, इन दोनों का परस्पर संबंध कैसा होता है, आइए इस वर्गीकरण के चार्ट में हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मूल प्रवृत्ति, यहाँ पर है संवेग, यानी आपके सामने देखेंगे यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्तियों का नाम दिया गया है और 14 मूल प्रवृत्तियों संबंध उसके जो संवेग हैं, उसमें जो उसके अंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं, वह सारी चीजें यहाँ पर आपको दर्शाई गई हैं। यही मूल प्रवृत्तियां जो 14 मूल रूप से मैकडूगल ने बताया, कहते हैं कि इसी के आधार पर किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का वास्तविक विकास करना संभव होता है। जैसे आप देखेंगे पहला है पलायन या भागना, एस्केप। ये मूल प्रवृत्ति है। हर प्राणी के अंदर पलायन करने का गुण होता है, भागने का गुण होता है, अपने को बचाने का गुण होता है। लेकिन क्यों? जब उसके अंदर भय, फियर संवेग उत्पन्न होता है, यानी किसी चीज को देख करके अगर हमारे मन में भय होता है तो अब भय के कारण क्या करता है व्यक्ति? पलायन करता है, कहीं कहीं भागता है, अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। जैसे इसमें 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। किसी भी मूल प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए मैकडूगल ने 3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया है। पहला है जिसे हम ज्ञानात्मक भाग कहते हैं,
दूसरा जो होता है वह संवेगात्मक होता है, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कि मनोशारीरिक या क्रियात्मक, मनोशारीरिक या इसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक। यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और मनोशारीरिक का प्रयोग होता है कोग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन। ये तीन चीजें जब एक साथ आती हैं तभी किसी संवेग का निर्माण होता है, अर्थात वह संवेग वहां पर प्रभावी होता है। ज्ञानात्मक और संवेगात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों भावों को समझने के लिए जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक छोटा बालक है, वह काले झबरे कुत्ते को देखता है और डर करके वहां से भाग जाता है। अब देखिए, एक बालक क्या देखता है, काला झबरा कुत्ता, उसके मन में ज्ञानात्मक भाव आया कि ये कुत्ता है, झबरा है, बड़े बड़े बाल वाला है या काट सकता है, इसलिए जो ज्ञानात्मक भाव है वह कुत्ते को देखना, उसको पहचानना। संवेग क्या है, उसके अंदर भय की उत्पत्ति होना। क्रियात्मक क्या है, क्या वहां रुकेगा भय कारण, बल्कि वहां से पलायन करेगा, भाग जाएगा। तो जब वह बालक उस कुत्ते को देखता है तो वहां से भाग जाता है, क्यों, भय के कारण। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ज्ञानात्मक भाव आया, यानी उस चीज को पहचाना, उस वस्तु को पहचाना, जिससे संवेग भय का उत्पन्न हो रहा है, और उस भय संवेग उत्पन्न होने पर क्रिया एक्शन क्या हो रहा है, कोग्निटिव क्या हो रहा है कि वह वहां से पलायन कर रहा है, भाग रहा है। इस तरह से तीन चीजें होती हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। हम किसी भी चीज को देखते हैं, जब उद्दीपन आता है तो उसकी पहचान होती है, पहचान के बाद उस प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है, इसके बाद तो हम क्रिया करते हैं। जिस प्रकार से आपने नाट्य शास्त्र में इत्यादि जगहों पर पढ़ा है, हिंदी काव्य साहित्यों में पढ़ा है कि रस की उत्पत्ति होती है, उसके अस्थायी भाव होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मूल प्रवृत्तियां होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर वो अस्थायी रूप से पहले से विद्यमान होती हैं, बस उद्दीपन, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का जैसे संयोग होता है वह उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक उन्हीं चीजों को यहाँ पर मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या बताया गया है, यानी कि व्यक्ति के अंदर किसी चीज को पहले पहचानने की शक्ति आती है, जिसको पहचान सकता है कि उसका कारण क्या है, प्रसन्नता का है कि भय का है कि क्रोध का है। दूसरी चीज होती है उसमें उसका संवेग तब उत्पन्न होता है कि मुझे खाना चाहिए, पाना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके जो संवेग हैं, उस प्रकार के जो संवेग उत्पन्न होते हैं, संवेगों को वो जैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बाद तक क्रियात्मक एक्शन भाव उसका उत्पन्न होता है, कोग्निटिव भाव उत्पन्न होता है कि वह उस प्रकार का कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमने तीन चीजें बताया कि ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक या मनोशारीरिक। इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, संवेगात्मक को अफेक्टिव डोमेन और मनोशारीरिक को क्या कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन या कोग्निटिव डोमेन कहा जाता है, पक्ष कहा जाता है। इस तरह से हमने बताया कि जो पलायन या भागना का जो मूल प्रवृत्ति का भाव व्यक्ति के अंदर है वो क्यों होता है, भय के कारण, फियर के कारण। जब भय उत्पन्न होगा तभी वो पलायन करता, तभी वो भागने का प्रयास करता, अपने को बचाने का प्रयास करता है। इसलिए बिना संवेग के मूल प्रवृत्तियां वास्तविक रूप को प्राप्त ही नहीं कर पाती हैं। कहने का प्राय है हमें संवेगों को पहचानना, संवेगों के आधार पर ही मूल प्रवृत्तियों को मजबूत करना है। जैसे हम लेते हैं नाम जीजाबाई का, महाराज शिवाजी की माता का नाम। आजकल के बच्चे को डराने के लिए लोग कहते हैं बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, भाग जाओ, डर जाओ। लेकिन वहां पर क्या था, वही भय के संवेग को उन्होंने समझा, अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए, एक वीर योद्धा बनाने के लिए, उसके भय को दूर करने के लिए वे शेर का बच्चा देती थी, कहती लो इसे मार दो, तलवार देती थी। उस शेर के पुतले को वो दौड़ाता था, मारता था, बिल्ली को देख करके दौड़ा लेता था, जिससे उसके अंदर जो पलायन का भाव था वह खत्म होकर को पलायन करने के लिए मजबूर कर देता था। ये शिक्षक का महत्व होता है, ये गुड टीचर का लक्षण होते हैं कि वह बच्चे उन संवेगों को पहचाने और पहचान करके उसको विशेष रूप से अन्य तरफ, दूसरे प्रयोगात्मक विकासात्मक भावों की तरफ उसको मोड़ दे, परिवर्तित कर दे। इसी तरह से आता है युत्सा या युद्ध प्रियता। दूसरा मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने बताया है कि युत्सा या युद्ध प्रियता, जिसे हम कॉम्बैट कहते हैं, यह क्यों होता है, क्रोध या एंगर। व्यक्ति के अंदर जो संवेग क्रोध का उत्पन्न होता है तो आप देखेंगे वो शांत नहीं रहता है, उसके शरीर पर अनेकों प्रकार के जो मनोभाव होते हैं, चेहरे का तमतमा जाना, आंखों का लाल लाल हो जाना,
विकसित हो जाना चेहरा, माने उसको क्रोध में थोड़ा संकुचित हो जाना, आंखों को सिकोड़ देना, ये सब क्रोध के लक्षण हैं, ये संवेग उसके हैं। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वही क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू करता है। तो तमाम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के तुरंत लड़ जाते हैं, यानी उनके अंदर वो क्रोध का संवेग बहुत तीव्र होता है। वे हमेशा लड़ाई झगड़े में रुचि लेते हैं, उनके अंदर जुत्सा और युद्धप्रियता कॉम्बैट का भाव होता है। वे एंगर नामक इस इमोशन को अगर दबा लें तो उसे हम सार्थक दिशा में मोड़ सकते हैं, उनके उस कारणों को कम कर सकते हैं जो उनके अंदर अत्यधिक रूप में आज पड़ा हुआ है। इसी तरह से तीसरा संवेग है, मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति या अप्रियता, रिपल्सन। रिपल्सन अर्थात मूल प्रवृत्ति निवृत्ति या अप्रियता की होती है। इसका अगर आप देखेंगे जो संवेग व घृणा है, डिस्गस्ट है। घृणा कपड़ा है जब किसी चीज को देख करके हमें घृणा उत्पन्न होती है। कभी कभी कहते हैं कि इनकी बातों को सुनने से मुझे उत्तेजना उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह घृणा नामक एक संवेग है ही जो पहले से हमारे शरीर में विद्यमान है। वह जैसे उन चीजों को जिसमें हमारी अरुचि होती है हमारे सामने आता है या ऐसी प्रकार की बातें कही जाती हैं तो हमें घृणा होती है। कभी कोई वस्तु से होती है, कभी कोई व्यक्ति से होने लगती है, कभी उसकी बातों व्यवहारों से होने लगता है। एक घृणा क्या है? यह एक संवेग है। डिस्गस्ट एक आपका इमोशन है, एक अफेक्शन है जो व्यक्ति के अंदर निवृत्ति अप्रियता अर्थात उन चीजों के प्रति अप्रियता माने जिसको प्रिय नहीं लगती उसे वह दूर करने लगता है, अर्थात वहां से उसको दूर करता है और वह उन चीजों को कभी ना देखना चाहता ना सुनना चाहता। इस प्रकार के मन में निवृत्ति आ जाती है। तो निवृत्ति और अप्रियता ये क्या है? एक तरह से मूल प्रवृत्ति है जो विशेष रूप से घृणा नामक डिस्गस्ट नामक संवेग से उत्पन्न होते हैं, वो परिवर्धित होते हैं, पुष्ट होते हैं। इसी तरह से जो चौथा है मूल प्रवृत्ति शिशु का रक्षा करना, शिशु रक्षा जिसे पेरेंटल कहते हैं। शिशु रक्षा का भाव समस्त प्राणियों में पाया जाता है, चाहे वो मानव हो चाहे कोई भी जीव और जंतु हो, छोटा हो या बड़ा हो। हर प्राणी के अंदर शिशु की रक्षा करने के लिए पेरेंटल भाव जो होता है, वात्सल्य नामक जो संवेग होता है, इसे टेंडर इमोशन कहा जाता है, यह पाया जाता है। जैसे एक प्राणी अगर मानव में है तो अपने बच्चे की रक्षा स्वतः करता है, कभी उसको दूर अपने से नहीं होने देता। अगर कोई उसे कुछ कह भी देता है तो उसे क्या होता है? पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि उसका वात्सल्य नामक जो संवेग है वह जागृत हो चुका है, वह उस समय उसको मजबूर कर रहा है कि उसकी रक्षा को करो। इसी तरह से आप जीव जंतु को देखिए, बंदर है अगर उसके बच्चे को आप पकड़ने का प्रयास करेंगे, क्या वो पकड़ने देगा? कभी नहीं। उसकी माँ उसे जरूर अपनी तरफ खींचेगी, आपसे लड़ेगी, उसको बचाने का प्रयास करेगी। ये भाव कहां से आया? किसने सिखाया? यानी वो मूल प्रवृत्ति है, वो जन्मजात है, परंपरागत है, वह उसको कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए वात्सल्य का भाव जो टेंडर इमोशन का भाव होता है यह भी एक संवेग के रूप में होता है। इससे संबंधित जो मूल प्रवृत्ति है वह मूल प्रवृत्ति शिशु रक्षा पेरेंटल से होता है। इसी तरह जो पांचवा मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट्स है, उसे हम कहते हैं संवेदना या शरणागति, अपील। यानी संवेदना या शरणागति ये क्या चीजें होती हैं? कहते हैं कि कष्ट या डिस्ट्रेस नामक संवेग उत्पन्न होने से, जब कष्ट होता है, किसी प्रकार से व्यक्ति डिस्ट्रेस में चला जाता है, अत्यंत पीड़ा में होता है, तो उसके अंदर क्या भाव होता है? यानी वह इतना संवेदनशील होता है, दुखी होता है। उसकी भाव भंगिमाओं को देखो, उसकी वाणी को देखो, वह हर दृष्टि से बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और इतना नहीं, शरणागति, और वह हर चीज को करने के लिए एकदम सरेंडर कर देता है कि आप जैसे हो वैसे मैं करने को तैयार हूं। और वह शरणागति अर्थात अपील करता है कि इस कष्ट से मुझे किसी तरह से मुक्ति दे दो, आप जैसा कहो वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। तो कष्ट नामक संवेग, डिस्ट्रेस नामक जो आपका इमोशन है, अफेक्शन है, क्या करता है? संवेदना या शरणागति नामक उस मूल प्रवृत्ति को मजबूत करता है। इसी तरह से काम या सेक्स का भाव जो होता है, एक कामुकता या लस्ट नामक संवेग के द्वारा होता है। जब व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार को देखने को, समझने को, सुनने को चीजें वासित होती हैं, भावित होती हैं, उसके अंदर वो इच्छाएं जागृत होती हैं, तो उससे काम नामक जो मूल प्रवृत्ति है, सेक्स नामक जो इंस्टिंक्ट्स है, वह उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से जिज्ञासा या कौतूहल, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कौतूहल की जो मूल प्रवृत्ति होती है कैसे उत्पन्न होती है? कहते हैं आश्चर्य नामक संवेग से। जो वंडर नामक आपका संवेग है, उसी संवेग के द्वारा जब नहीं होता किसी को देखते अरे वाह ये क्या, आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो उस आश्चर्य से व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। एक कौतूहल उत्पन्न होता है कि मैं भी क्या ऐसा कर सकता हूं। तो जो जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी
का जो भाव है वह कैसे हुआ, किसी न किसी आश्चर्यजनक अद्भुत कार्यों को, अनुपम कार्यों को देख करके, जिस पर उसको वो यकीन नहीं था। अगर ऐसे आश्चर्यजनक कार्य होते हैं तो उसके मन में भाव होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसके अंदर एक कौतूहल उत्पन्न होता है जो उसकी मूल प्रवृत्ति को मजबूत करती है। इसी तरह से आत्महीनता, आठवां है आत्महीनता, जिसको कहते हैं सेल्फ अबेसमेंट। सेल्फ अबेसमेंट का क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर आत्महीनता नामक मूल प्रवृत्ति भी पाई जाती है, और जब आत्महीनता की मूल प्रवृत्ति होती है तब व्यक्ति के अंदर अधीनता का भाव आता है। अधीनता यानी फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन। वह हर चीज को करने के लिए, स्वीकार करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अधीनता का प्राय होता है कि आपके अनुसार, आपका अनुकरण मैं करूंगा, आप जैसा चाहेंगे उसी प्रकार से हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। अधीनता का भाव होता है कि अगर अच्छी चीजें हैं तो उसे मान लो, उस पर किसी प्रकार का विवाद मत करो। तो अधीनता की भावना ये हर व्यक्ति के अंदर आती है। समर्पण का भाव सब व्यक्ति के अंदर होता है। वह उसकी मूल प्रवृत्ति आत्महीनता माने सेल्फ अरेंजमेंट के अंदर निहित होता है। इसी तरह से आत्म प्रदर्शन, सेल्फ एसर्शन। सेल्फ एसर्शन का प्राय होता है, कभी कभी व्यक्ति आत्म प्रदर्शन करता है। आत्म प्रदर्शन में जो संवेग है वो श्रेष्ठता की भावना अर्थात फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। प्रत्येक प्राणी अपने को कुछ ना कुछ, चाहे बातचीत के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा श्रेष्ठ दिखाना पड़ता है, सुपीरियर बनाने का प्रयास करता है। इस सुपीरियरिटी कहां से आई, श्रेष्ठता की भावना कहां से आई? क्योंकि प्रत्येक प्राणी आत्म प्रदर्शन में रुचि लेता है। वह एक दिखाना चाहता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। कोई भी कार्य में अगर सफलता कई लोगों को मिलनी चाहिए तो वह उसमें अपना अग्रणी बनता है, नेतृत्व करता है कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ। इसी को हम आत्म प्रदर्शन कहते हैं। यही सुपीरियरिटी का भाव होता है। और जब श्रेष्ठता की भावना व्यक्ति के अंदर आती है, इसे संवेग रूप में उत्पन्न होती है, तो उससे व्यक्ति आत्म प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। इसी तरह से सामूहिकता। सामूहिकता एक मूल प्रवृत्ति है जिसको हम कहते हैं ग्रेगरियसनेस। ग्रेगरियसनेस यानी सामूहिकता का भाव कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति अकेला होता है, एकाकीपन में होता है, लोनलीनेस में होता है, यानी उसके साथ ना तो कोई बोलने वाला है ना करने वाला, कि लोग पढ़ रहा है, लिख रहा है, किसी चीज को या तो सोच रहा है, किसी कार्य को या कर रहा है जिससे उसका मन उब रहा है। ऐसे समय में वह चाहता है कि मेरे पास भी 2-4 लोग होते। वह समूह ग्रुप के विषय में सोचना शुरू करता है। जब व्यक्ति के अंदर एकाकीपन का भाव उत्पन्न होता है, ऐसा संवेग उत्पन्न होता है, लोनलीनेस नामक इमोशन उत्पन्न होता है, तब वह प्राणी क्या करता है? सामूहिकता अर्थात ग्रेगियसनेस अर्थात वह ग्रुप में रहने का प्रयास करता है। तो ग्रुप में तभी हो जाता है, समूह में तभी हो जाता है जब उसको एकाकीपन का भाव प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, उसके मन में ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसी तरह से 11वां जो मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण, फूड सीकिंग, यानी भोजन की तलाश करना, भोजन को खोजना, कुछ मिल जाए खा लूं। ऐसा क्यों? भोजनान्वेषण व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति उस प्राणी की प्रवृत्ति है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जीव जंतु हैं, वो भी रात्रिचर हैं, दिनचर हैं, जलचर हैं, तमाम प्रकार के ऐसे प्राणी हमारे संसार में हैं जो बिना खाए नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। इसलिए सबको अपने भोजन की तलाश होती है। लेकिन भोजन को तलाश क्यों करते हैं? जब भूख नामक संवेग उत्पन्न होता है। जैसे भूख उत्पन्न हुई, हंग्री उत्पन्न हुई, एपेटाइट नामक संवेग उत्पन्न हुआ, तैसे हम क्या करते हैं? भूख की तलाश में लग जाते हैं, कुछ ढूंढते हैं, खा लें, पी लें। इधर उधर प्राणी हैं, जीव जंतु, वो भी तलाश में इधर उधर बेचारे भ्रमण करते रहते हैं। अगर ये भूख ना लगती, ये एपेटाइट नामक जो संवेग उनके अंदर ना होता, क्या कोई भोजन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो भोजन को माने भूख लगने पर भोजन को ढूंढना, प्यास लगने पर पानी को ढूंढना, ये क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है। इसको कोई सिखाता नहीं है कि ना खाओ तब भी जी लोगे, वह जी नहीं सकता है। वह उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जरूर अन्वेषण करता है। इसको हम भोजनान्वेषण, फूड सीकिंग नामक मूल प्रवृत्ति कहते हैं। फिर आता है संचय या संग्रह नामक मूल प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं एक्विशन। एक्विशन का प्राय होता है संचय या संग्रह करना, या एक मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक प्राणी, जैसे चूहा है, वो भी दाना अपने बिल में ले जाकर के रखता है। शेर है, भालू है, ये भी अपने भोजन को ले जाकर कुछ ना कुछ रखते हैं। मानव है, यह भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ संचय करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अधिकार की भावना, घर बनाना,
कपड़े की व्यवस्था करना, अन्न की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, हर प्रकार से कि मेरा है, इस प्रकार से अधिकार की भावना, फीलिंग ऑफ ओनरशिप, माने ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। जब यह संवेग उत्पन्न होता कि मेरे पास भी कुछ होता, तब वह व्यक्ति संचय या संग्रह करना शुरू करता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी में इसी को कहा जाता है कि जन्मजात तो होती है, लेकिन किसी विषय विशेष परिस्थिति में, विशेष आयु में ही कुछ जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उत्पन्न होती हैं। जैसे संग्रह और संचय की आवश्यकता वो बचपन में नहीं पड़ती, बल्कि जब वह थोड़ा सा जो एडल्ट होता है तब उसके मन में आता है, ये मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, मुझे भी कुछ संचय करना चाहिए, मुझे भी कुछ संग्रह करना चाहिए, जिससे मैं भी किसी चीज पर अपना पूर्ण अधिकार दिखा सकूं। इस प्रकार की फीलिंग ऑफ ओनरशिप उसके अंदर जब संवेग के रूप में उत्पन्न होती है, तब जो मूल प्रवृत्ति संचय या संग्रह है, एक्विजिशन का है, वह मजबूत होता है। इसी तरह से 13वां जो मूल प्रवृत्ति है वो है रचना, यानी कंस्ट्रक्शन की। रचना, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? यानी रचना का आनंद, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। अर्थात किसी चीज को जब हम करते हैं, सीखते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उसमें थोड़ी सी सफलता मिलती है, उसमें हमें संतुष्टि मिलती है, सुखद की अनुभूति होती है, इस प्रकार का जो रचना का आनंद है कि मैं इस कार्य को और अच्छी से करूंगा, उस स्किल को और डेवलप करूंगा, उसमें री स्किल करूंगा, फिर उसे अप स्किल करूंगा, इस प्रकार का जो भाव है कि माने कुशलता को, कौशल को, उस अपने कार्य की जो बारीकियां उसको और अधिक सूक्ष्म बनाने के लिए, मजबूत बनाने, सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने का जो भाव होता है, जो आनंद होता है, उस रचना का आनंद, चाहे वह पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे किसी व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे क्रियाकलाप का क्षेत्र हो, भोजन का क्षेत्र हो, अथवा कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रत्येक प्राणी के अंदर यह भाव होता है कि वह कोई ना कोई कार्य को करता है, किसी न किसी प्रकार का रचनात्मक कार्यों को करता है, क्रिएटिविटी वर्क करता है, एक्शन करता है, जिसके आधार पर उसे आनंद की अनुभूति होती है। अगर ये आनंद की अनुभूति ना होती तो इस प्रकार के तमाम प्रकार के ग्रंथ आज ना लिखे जाते, तमाम प्रकार के विचारों से युक्त लोग एक साथ नहीं चलते। इसका मूल कारण है कि यह रचना नामक आनंद जो है, जो संवेग है, वह प्राणी के अंदर पाया जाता है। वह कुछ ना कुछ नए तरीके से कार्य को करना चाहता है, जिसका जो मूल प्रवृत्ति है वह रचना है, कंस्ट्रक्शन है, जिसके आधार पर नई चीजों को, जिसे हम कहते हैं कि नवाचार, इनोवेशन होना, कार्यों को नए तरीके से करना, ट्रेडिशनल वर्क को छोड़ करके नए तरीके से सोचने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसी को हम क्रिएटिविटीनेस कहते हैं, उसी को हम रचना कहते हैं। चौथा और अंतिम जो संवेग है मैकडूगल के द्वारा, वह बताया गया हास, लाफ्टर। हास माने हंसना, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में प्रसन्न होने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। किसी को देख करके, किसी को मुस्कुराते हुए देख करके, हंसते हुए देख करके हम मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी मूल प्रवृत्ति है, वह इंस्टिंक्ट हमारे अंदर भी मौजूद है, वह एक सुसुप्त अवस्था में है। लेकिन अगर उद्दीपन मिलता है, कोई हंसता है, देखता है, तो हमारे अंदर भी उस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। और उससे हंसता व्यक्ति कब है? जब आमोद अर्थात एम्यूजमेंट, यानी उसे आनंद की अनुभूति होती है, जब उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तो वह मुस्कुराता है, हंसता है, ठहाके लगाता है। क्यों? क्योंकि वह एक संवेग है, उस प्रकार से उसके अंदर एक इमोशन है, एक अस्थायी भाव के रूप में पहले से संचित है, जो उसके अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, जैसे उद्दीपन मिलता है, उस प्रकार के भाव विभाव अनुभव इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। वह उसका जो गुण है, जो उसका रस का भाव है, वह आनंद का जो संवेग है, वह उत्पन्न हो जाता है। और लाफ्टर, लाफ्टर कब रहा है? हास, अर्थात वह हंसना शुरू कर देता है। इस प्रकार से मैकडूगल के द्वारा प्रत्येक प्राणी में 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां दर्शाई गई हैं, उन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित उनके जो संवेग 14 हैं, इन संवेगों को हमें क्या करना है? अर्थात इस संवेग और मूल प्रवृत्तियां एक तरह से रॉ मटेरियल के रूप में होती हैं, कच्चे माल के रूप में होती हैं। जिस प्रकार से फैक्ट्री में कच्चे माल को डाल करके उससे अच्छा उत्पादन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये मूल प्रवृत्तियां प्रत्येक प्राणी में एक कच्चे माल के समान है। इसको माता पिता और शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, उनकी मूल प्रवृत्तियों को समझे, उनके उस प्रकार के संवेगों को समझे, और ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए टीच करे, उनको शिक्षा दे, लर्निंग दे, जिसके आधार पर वह अपने काम पर, क्रोध पर, भय पर, अधिक उत्तेजना पर, उद्वेजना पर, ईर्ष्या पर, घृणा पर कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर कर सकें।
अगर प्रत्येक चीज में प्रत्येक संवेग को हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए प्रत्येक के अंदर सद्भाव उत्पन्न हो, उसके अंदर किसी कार्य करने के लिए रुचि उत्पन्न हो, वह कार्य को नए तरीके से कर सकने के भाव से अपने को अभिभूत कर सके। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक का दायित्व होता है वह मूल प्रवृत्तियों को जरूर पहचाने, उनके संवेगों को पहचाने और उसी के आधार पर शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षण विधियों आदि की व्यवस्था करके वह अधिगम प्रणाली को मजबूत बनाए। इस तरह से आपने क्या देखा कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, सहज क्रियाएं क्या होती हैं। सहज क्रियाएं अर्थात प्रत्येक प्राणी में जो क्रियाएं स्वतः उत्पन्न होती एक यंत्र के समान होती रहती हैं, जिसमें किसी प्रकार की ना तो बुद्धि की आवश्यकता होती है, ना विवेक की आवश्यकता है, ना विचार करने की आवश्यकता है, थॉटलेस होती है सब। जैसे गर्म चीज को हाथ पर रखने पर हाथ को हटा लेना, ठंडी चीज को हाथ पर रखने पर हाथ को हटा लेना, यह सहज क्रिया होती है। पैर में गुदगुदी लगाने पर पैर को सिकोड़ देना, भूख लगने पर व्यक्ति के अंदर भोजन के लिए आगे बढ़ना, प्यास लगने पर पानी पीने के लिए आगे बढ़ना, ये सब कुछ ना कुछ सहज क्रियाएं हैं। और उन्हीं में जब वो थोड़ा सा बुद्धि के साथ विवेक के साथ जुड़ जाती हैं तब वही मूल प्रवृत्ति हो जाती है, जिसको हम मूल प्रवृत्ति को उसके इंस्टिंक्ट्स को उसके संवेगों के आधार पर हम उसको मजबूत बना सकते हैं, उसकी दिशा को परिवर्तित भी कर सकते हैं। किस प्रकार से मूल प्रवृत्तियां प्रत्येक प्राणी पाई जाती हैं जो जन्म के साथ ही आती हैं, वह जीवन में उन चीजों को बस केवल एक नए तरीके से अपने तरीके से जीने का प्रयास करता है, उसको अधिक से अधिक प्रवर्तित करने का प्रयास करता है। तो अगर मूल प्रवृत्तियों को अच्छी तरह समझा जाए तो जीवन का विकास, बालक का विकास, अवस्थाओं में जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगों का विकास है, जो उसको हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और समुचित माने सर्वांगीण रूप से, सम्यक रूप से हम उसका विकास कर सकते हैं। इसलिए आज का ये जो टॉपिक रहा आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें चाहे आप यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी से संबंधित आपका शिक्षा शास्त्र का विषय होगा, या आप व्यवहारिक रूप से अगर देखेंगे सैद्धांतिक को छोड़ करके, तब भी ये मैकडूगल की बताई गई मूल प्रवृत्तियां बहुत ही अनिवार्य हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जैसे संवेदना नामक शरणागति या नामक जो मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग क्या होता है। इसलिए आपको इन चार्ट को तो जरूर याद करना पड़ेगा। जब तक आप इस चार्ट को अच्छी तरह से देख नहीं लेंगे, इसको एक एक को संवेगों को उसको जोड़ नहीं लेंगे, उससे जुड़े संवेगों को बिल्कुल एक व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, तब तक इन चीजों को आप सही रूप से नहीं बता सकते। इसलिए इनके भावों को, मूल प्रवृत्तियों को, संवेगों को अच्छी तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। अब हमें यकीन है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको अधिकाधिक शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, प्रतियोगिता से संबंधित अगर मटेरियल को आप तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, जो बेल आइकन घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको तुरंत दबा लें।